Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amna. Today my topic is reading skills. I will discuss about the reading skills. Reading is the process of looking at the series of written symbols and getting meaning from them. हम देखते हैं कि रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे पास रिटन जो टेक्स्ट होता है वो सीरीज मतलब सिंबल्स में भी हो सकता है, लेटर्स में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स और लेटर्स को क्या करते हैं, उसको कंप्रीहेंड करते हैं, उससे मीनिंग को जो है एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उससे जो भी मीनिंग आते हैं हम उसको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, उसे हम रीडिंग कहते हैं। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू ट्रांसलेट इनटू एप्रोप्रिएट साउंड्स ऑफ द रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स विद अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। स्किल क्या होती है कि एक एबिलिटी होती है कि टू डू समथिंग इन अ बेटर वे। तो रीडिंग स्किल ये होती है कि एक एबिलिटी होती है कि हम किसी भी रिटन मटेरियल को ट्रांसलेट करते हैं साउंड्स में और जो उसका मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो रीडिंग स्किल्स कहलाती है। रीडिंग जो है ये एक रिसेप्टिव स्किल है क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, और ये कोग्निटिव प्रोसेस है कि हम इससे ब्रेन से रिलेटेड है और इसमें हम डिकोडिंग करते हैं कि इसको जो सिंबल्स होते हैं उन टेक्स्ट में लिखे होते हैं तो उसको हम डिकोड करते हैं, साउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको मीनिंग जो है उनसे हासिल करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। रीडिंग जो है वो साइलेंट भी हो सकती है और अलाउड भी होती है। साइलेंट में हम खुद ही माइंड में रीड करते रहते हैं, और अलाउड में फिर हम मतलब आवाज़ में साउंड्स निकालते हैं और वो हम लिसनिंग भी साथ करते हैं इसमें। और रीडिंग जब हम रीड करते हैं तो उसको साथ कंप्रीहेंड करते हैं, उसके मीनिंग को, उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो कम्प्लेक्स एस्पेक्ट है रीडिंग का, अगर हम देखें तो। अब पर्पस हम देखते हैं कि रीडिंग का पर्पस क्या, हम क्यों रीडिंग करते हैं। हम जब भी कोई टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं तो हम हमारा पर्पस ये होता है कि हम उसका जो भी मेन आइडिया पैसेज में दिया गया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसका खुलासा देखते हैं कि गिस्ट मतलब उसमें क्या, उसमें उसका मकसद क्या है उस पैराग्राफ का, ये जो टेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं उसमें से हम फिर पिक करते हैं स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, या कोई हमारा टॉपिक ऐसा हो सकता है लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है। हम कोई भी हमारा टॉपिक होता है तो हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, उस टेक्स्ट में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है वो पिकअप करते हैं, और हम इसमें अंडरस्टैंड भी करते हैं। रीडिंग में जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें राइटर जिसने लिखा है उसकी क्या आइडियाज़ हैं, वो क्या चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं टेक्स्ट के। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो इसमें जो राइटर्स है वो कितने उसके बिलीव्स और आर्गूमेंट्स क्या हैं, कि वो मतलब एज हम कोई लिटरेचर स्टडी करें तो एज अ मुस्लिम है, एज अ क्रिश्चियन है, तो उसके क्या आर्गूमेंट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड जो हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, तो हम उसके एटीट्यूड्स को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें जो एसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए जो हमें एक सक्सेस रीडिंग करने के लिए। फर्स्ट आ जाती है कि डिकोडिंग। डिकोडिंग होती है कि जो हम रिटन मटेरियल सिंबल्स हैं उनको हम साउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक एसेंशियल और बेसिक जो है स्किल है सक्सेस रीडिंग के लिए। जैसे हम देख लेते हैं कि एक बच्चा है, कैट है बर्ड, तो उसको जब साउंड्स में कन्वर्ट करेगा तो उसे पता चलेगा कि सी जो के की आवाज़ देता है, ए की, और टी सी ए टी जो मिलके कैट की साउंड प्रोनाउंस होती है। तो उसे जो फोनीम्स का पता होगा तो वो क्या होगा, तभी वो रीड कर पाएगा, उनको साउंड्स में कन्वर्ट कर पाएगा, और उससे क्या होगा कि वो डिकोडिंग होगी। तो ये एक असेंशियल स्टेप्स है, एसेंशियल है, सबसे बेसिक स्टेप है डिकोडिंग। बाकी अगले स्टेप्स के लिए भी ज़्यादा यही ज़रूरी है कि हमें डिकोडिंग का पता होना चाहिए, और हमारी जो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करें उनको बेटर वे में करें, उनको जो है हमें उनके फोनीम्स के बारे में सारा पता होना चाहिए। सेकंड आ जाता है वोकेबलरी। वोकेबलरी भी असेंशियल है इसलिए लिहाज से कि जब हम टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे और बेटर वे में हो जाती है। कि जब हम वोकेबलरी को अपनी जब वोकेबलरी इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होती है और हमें मीनिंग्स भी ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो फिर जब हम टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से उसकी समझ आती है। थर्ड आ जाती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में हम देखते हैं कि हमारी जो फ्लो है वो एक
मतलब एक बैलेंस वे में हमारा फ्लो होना चाहिए अगर हम सक्सेस रीडिंग करना चाहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है। इसमें ये होता है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और टोन भी एक वे में होनी चाहिए, ताकि हम जो है इजीली और फ्लुएंसी के साथ जो है उस टेक्स्ट को रीड कर सकें और इजीली जो है उसको कम्प्रीहेंड कर सकें। कम्प्रीहेंशन में आ जाता है कि हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मीनिंग को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें बताई गई है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका आइडिया लेते हैं। कम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें रीडिंग करने के लिए, कि जब हम कोई भी चीज़ रीड कर रहे हैं तो जब तक हमें उसकी समझ ही नहीं आएगी कि हम इसमें रीड क्या कर रहे हैं, तो कम्प्रीहेंशन के लिए पिछले एलिमेंट्स भी जो स्किल्स हैं वो भी ज़रूरी है। कि हमारी वोकेबलरी अगर अच्छी होगी तो हमें कम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी। हमारी डिकोडिंग, हम अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, तो भी हमें अच्छे से कम्प्रीहेंड कर सकेंगे। हमारी फ्लुएंसी एक बेटर वे में जा रही है तो भी हम क्या उसको अच्छे से कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिटेंशन में, आ जाता है कि रिमेम्बरिंग, कि हम कई दफ़ा टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें ये रिमेम्बर ही नहीं होता कि हमने रीड क्या किया है, इसमें आइडिया क्या थे, इसका टॉपिक और सब टॉपिक क्या बन रहे थे। तो इसमें यह है कि हम रिमेम्बर करते हैं, उस जो हमने रीडिंग की होती है उसको दोबारा रिव्यू करते हैं माइंड में कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसमें कौन सी हेडिंग्स थी। इससे ये भी होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ जो है स्टोर हो जाती है, कि जब हम उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी इसेंशियल स्किल्स हैं सक्सेसफुल रीडिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि हम अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम उनको किन किन वे से और किस तरह अगर हम अपनी रीडिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि हमें एवरी डे जो अपना टाइम जो है वो सेट करना चाहिए कि हमें 5 से 10 मिनट डेली जो है रीडिंग के देने। इससे ये हो क्या होगा कि हम जब डेली वो कोई भी हमने टॉपिक लिया होता है हम उसको रीड करते हैं, तो इससे यह हमारी रूटीन बन जाती है कि डेली रूटीन से वो हमारी हैबिट बन जाती है, कि हमारी आदत हो जाती है कि हमें लाजमी कुछ ना कुछ पैराग्राफ जो है रीड करने होते हैं रोज़ 5 to 10 मिनट्स। इससे क्या है कि फिर हम जब हमारी आदत हो जाती है तो हम उसमें इंटरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं रीडिंग में, उससे ज़्यादा अच्छे से कम्प्रीहेंड करना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो इससे हमारी रीडिंग स्किल्स क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। और हमें जो रीडिंग के जो गोल्स हैं वो सेट करने चाहिए, कि जैसे मुझे कोई भी टॉपिक रीड करना है तो उसमें देखना है कि मुझे अपनी वोकेबलरी को इसमें से इम्प्रूव करना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, गोल बनाया था कि इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इनको अंडरलाइन कर लेना है। इसमें किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बताया गया या डेट्स होंगी तो वो मैं उनको रिमेंबर करूँगी। हमारे अपने गोल्स जो हम खुद सेट कर सकते हैं, कि अगर मैंने ये टॉपिक रीड किया है तो उसके बाद मुझे इसका मेन आइडिया निकालना है कि इसमें से क्या, टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें, या जैसे कोई भी सर्च करना हो कोई चीज़, तो हम रीडिंग करते हैं उस टॉपिक में से कि हमें ये चीज़ें इसमें से सर्च करनी, तो हम अपने गोल्स को क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। किया जाता है कि रिव्यू करते हैं टेक्स्ट को हम रीड करने से पहले, कि टेक्स्ट को देख लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, क्या इसमें हेडिंग्स है, क्या इसमें आइडिया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम जो भी टेक्स्ट को रीड करने जा रहे हैं तो वो किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उसमें उसकी क्या एजुकेशन को बताया गया है, उसके सोशल लाइफ को बताया गया है, उसके कल्चर को बताया गया है। तो हमें इसमें आइडिया आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आगे द डेटरमाइन द पर्पस, हम उसका पर्पस देखते हैं कि जो भी हमने रीडिंग करनी है तो इसका क्या पर्पस है, हम इस क्यों इस चीज़ को रीड करना चाह रहे हैं। तो फिर हम अपना पर्पस जो देखते हैं कि मैंने अगर इसमें से जैसे जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस लेने हैं तो फिर मेरा पर्पस होगा कि मैं जितने भी टेक्स्ट या जो चीज़ भी रीड करूँ तो उसमें के एंड पे जाके मेरे पास जो भी डाटा हो वो सारा जर्नल नॉलेज से रिलेटेड लेना, या किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर जो वो स्टडी करी तो उससे रिलेटेड हो कि मुझे उसका जो भी मेरा पर्पज़ है तो वो मुझे पता हो कि मैं रीडिंग क्यों कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसमें की रीडिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, कि वो हमारी अपनी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। हम कोई भी रीडिंग के रिलेटेड कोई भी अपनी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, कि मुझे जब भी रीडिंग करनी है तो मुझे कोई भी स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। इसमें हम नोट्स बना सकते हैं, ये एक बेटर वे है हम अपने इम्प्रूव करने के लिए, कि हमारे जो अपने नोट्स होते हैं वो हमारी थिंकिंग, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे होते हैं और हमारे हैंड से लिखे गए होते हैं। उससे ये होता है कि हम जैसे रीड करते हैं या अपने नोट्स रीड करें उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, कि जो टेक्स्ट रीड करते हैं और जो हम अपने नोट्स रीड करते हैं तो हमें अपने नोट्स से क्या ज़्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो हमारी अपनी आइडियाज़ और थिंकिंग होते हैं जो हमने अंडरस्टैंड किए होते हैं, जो भी टेक्स्ट में से पैसेज होता है या जो भी हमने रीड किया होता है। तो नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
कि हम समराइज करें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम समराइज करना चाहिए कि हम मैंने इतना चीज़ पढ़ा है, इसकी क्या समरी बनती है, इसका क्या खुलासा बनता है, इसका मेन आइडिया क्या बनता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है अब तक उसका जो निचोड़ है वो क्या चीज़ है, उसका मकसद क्या है कि जो मैंने अभी तक यहाँ तक इतना टेक्स्ट पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसका हमें समराइज करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमें कीवर्ड्स जो भी इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन करना चाहिए। उससे ये होता है कि हमें वो जब भी दोबारा रीड करें, या एक दफ़ा हम वैसे सिर्फ कीवर्ड्स को दोबारा भी रीड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो अंडरलाइन किए होते हैं। उससे ये होता है कि हमारी से वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो सकती है। हमें टेक्स्ट को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी किसी लिटरेचर या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसको विजुलाइज करें कि वो कंडीशन क्या थी, वो सर्कमस्टांसिस क्या थे, तो हम वो टाइम क्या था। तो उससे क्या होगा, जब हम किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर और लॉन्ग टर्म जो मेमोरी में ना वो स्टोर हो जाती है। विजुलाइजेशन वाली जो चीज़ें जल्दी हमें जो है ना वो रिमेंबर हो जाती हैं। कि हमें रीडिंग के साथ रीड एक दफ़ा करें, दोबारा री रीडिंग करनी चाहिए, ताकि जो हम हमारी जो वर्ड्स हैं उनको जब हम बार बार रीड करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होगी, हमारी फ्लुएंसी जो है वो एक फ्लो में है जो हम रीडिंग करेंगे। और आ जाता है लास्ट पे कि रीडिंग अलाउड, हमें जो है ऊंची आवाज़ में रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इन दी माइंड अगर हम रीडिंग करते हैं उससे जो है वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। अगर हम स्पीकिंग के साथ मतलब बोलकर ऊंची करेंगे तो इससे कि हमारी लिसनिंग भी होगी, और लिसनिंग जो होती है उससे माइंड में ज़्यादा जल्दी हमें चीज़ें रिमेंबर हो जाती हैं, और लिसनिंग स्किल भी जो है इससे इम्प्रूव होगी। आगे आ जाती है टाइप्स ऑफ रीडिंग। 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग है: इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। फर्स्ट पे हम देखेंगे स्कैमिंग। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग एक फास्ट रीडिंग में आ जाती है। स्कीमिंग में आ जाता है स्कीम करना, कि किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा छोड़ के जो है उसको पढ़ना। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट को जब हम स्किम करते हैं तो उसका मतलब गिस्ट रीडिंग के खलासा लेते हैं, कि कोई भी एक पेज है, टेक्स्ट लिखी हुई है, तो उसका जब हम उसको स्किम करेंगे तो उसका खलासा लेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। इसमें हम सिर्फ ओवरऑल व्यू लेते हैं कि उस टेक्स्ट में किस चीज़ से रिलेटेड बताया गया, उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और ये एक फास्टेस्ट टाइप ऑफ रीडिंग है, और इसे हम रैपिड सर्वे ऑफ रीडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम क्विकली इंफॉर्मेशन को, एक तो क्विकली रीडिंग करते हैं इसलिए वजह से क्योंकि हम क्विकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कि हम कोई भी टॉपिक से रिलेटेड एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ बताएगी, ताकि हमें अगर वो इंटरेस्टिंग लगे हम उसको डीपली जो है उसको रीड कर सकते हैं। रीडिंग जब हम फास्ट करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हम वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू लेना होता है। जैसे इसमें मेन पॉइंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स दी होती हैं, कोई डायग्राम्स, कोई फार्मूलाज आ जाते हैं, तो इनको जो है हम उनको रीड कर लेते हैं। इसमें समटाइम्स हम सेंटेंसेस भी छोड़ देते हैं, और जब ज़्यादा टेक्स्ट हो तो उसमें हम सिर्फ हेडिंग्स वगैरह ज़्यादा देख लेते हैं और सब हेडिंग्स देख लेते हैं, तो इसलिए हम समटाइम्स उसमें पैराग्राफ्स को भी स्किप कर देते हैं। और स्किमिंग में ये होता है कि हमारा टाइम जो है ज़्यादा सेव हो जाता है, क्योंकि ये फास्ट है और हम स्किप कर देते हैं, अंदर से कुछ कुछ मटेरियल को स्किप कर देते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि हम इसको भी रीडिंग इसलिए करते हैं कि टेक्स्ट का जो हम जल्दी से और पूरे टेक्स्ट का ओवरऑल व्यू ले सकें, कि अगर हम एक टेक्स्ट को रीड करें तो उसको काफ़ी देर लग जाएगी, तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम जल्दी से इस पूरे टेक्स्ट का ओवरव्यू ले लें, ताकि हमें उसका जो है इंफॉर्मेशन वो भी मिल जाए और समझ भी आ जाए कि इस टेक्स्ट में क्या चीज़ बताएगी, और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हम इसको जल्दी से जो है वो देख लें, इंफॉर्मेशन गेट कर लें। इसमें हम देखते हैं कि पैसेज को भी देखते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसने, और आथर्स का पर्पस देखते हैं कि उसने क्या पर्पस है उसमें, इसका जनरल ओवरव्यू में देखते हैं ना कि इसका पर्पस क्या है, इस टेक्स्ट में क्या उसने बताना चाह रहा है जो आथर है। इसमें जैसे एग्जांपल्स आ जाते हैं, कोई स्टोरी हम रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, जैसे दिल्ली की कोई न्यूज़ है तो हम वो सारी दे लेते हैं, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। फिल्म की रिव्यू, डिस्क्रिप्शन दी गई है, किसी भी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक या टेक्स्ट का होता है उसके नीचे या ऊपर डिस्क्रिप्शन दी होती है, और वो इसका तकरीबन मेन टॉपिक टाइप होता है, वो हम रीड कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि इस चीज़ के बारे में क्या क्या कुछ इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है। मैगजीन्स आ जाते हैं, उसमें हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसमें। या बिजनेस के या ट्रैवल ब्रोचर्स होते हैं, उसमें भी हम उसको इसी तरह
जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि क्विकली इंफॉर्मेशन को जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Okay, that's good, Amna. ओके, आपने ना कुछ वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस किया, उसको मैं करेक्ट करना चाह रही हूँ. एक लास्ट स्लाइड में एक वर्ड था, आपने उसको ब्रोचर पढ़ा, उसको ब्रोचर नहीं, उसको ब्रोशर पढ़ेंगे, श की आवाज़ आएगी उसमें. ब्रोशा. यस, उसको ब्रोशर पढ़ेंगे. और सेकंड वर्ड जो था, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स मिस प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन. उसको ओके. प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ना है, नाउन नहीं बोलना है, नन बोलना है, ओके. प्रोनाउंसिएशन. ओके. ओके, इसको रिपीट प्रोनाउंसिएशन. कीजिए. बाकी स्टूडेंट्स, बहुत बार मैंने सुना है बहुत सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स इसको इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे होते हैं. इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है. जब आप वर्ड प्रोनाउंस पढ़ोगे तो आपने नाउन कहना है. अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसमें नन बोलना है. ओके मैम. प्रोनाउंस और प्रोनाउंसिएशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा जो जो भी इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. ओके मैम. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट निम्रा. यस मैम. निम्रा स्टार्ट कीजिए. Assalamu alaikum. I am Nimra Riyaz and the topic of my presentation is types of reading. निम्रा अपनी स्क्रीन रोटेट कर लीजिए. Yes ma'am. Types of reading, we read differently in different situations. हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करते हैं. किसी भी लिखी हुई चीज़ को, वर्डिंग्स को रीड करना, देख के उसको हम रीडिंग बोलते हैं. द रीडिंग टेक्निक वी चूज़ डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस फॉर रीडिंग. रीडिंग टेक्निक्स हमारे पर्पस पे डिपेंड करती हैं कि हम क्या रीड करना चाह रहे हैं और किस तरह रीड करना चाह रहे हैं. देयर आर फॉलोइंग रीडिंग टाइप्स. वैसे तो रीडिंग की 4 टाइप्स हैं: एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. बट हेयर वी प्रेजेंट स्कीमिंग एंड स्कैनिंग. स्कीमिंग को आमना ने डिस्कस कर लिया. नाउ वी डिस्कस स्कैनिंग. Scanning is a type of reading in which we look for a specific piece of information in a text. Scanning reading की एक टाइप है जिसमें हम specific piece of information को रीड करते हैं. हम इसमें वर्ड बाय वर्ड चीज़ें नहीं पढ़ते, लेकिन हम इसमें स्कैन करते हैं और सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो हमें देखनी होती है. मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड अ स्पेसिफिक डेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई स्पेसिफिक डेट फाइंड करनी होती है कैलेंडर में से, तो हम एक स्पेसिफिक उसी पे जाते हैं और सर्च करते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं. वर्ड बाय वर्ड एक एक डेट को नहीं नोट करते. किसी कोई नंबर देखना होता है, नेम वर्ड इन द डिक्शनरी, अगर किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना होता है तो भी हम ऐसे स्कैन करते हैं. देयरफॉर स्कैनिंग इज अ टेक्निक ऑफ रीडिंग फॉर फाइंडिंग आउट अ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन. इसलिए स्कैनिंग टेक्निक यही है कि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं. वी डोंट हैव अ नीड टू रीड अ कंप्लीट सेंटेंस पैसेज बट मूविंग आवर आइज टू फाइंड अ स्पेसिफिक थिंग. हमें कंप्लीट पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं होती. हम अपनी आइज़ को जस्ट मूव करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखने के लिए. हम एक एक वर्ड पे फोकस नहीं करते, एक एक पैराग्राफ पे फोकस नहीं करते, बस जल्दी जल्दी से अपनी आइज़ को ऐसे मूव करते हैं और अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड अ वर्ड निम्रा फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ नेम्स. जैसे हमने कोई भी वर्ड देखना है डिक्शनरी में से, तो फिर अल्फ़ाबेटिक वहाँ पे दिए हुए होते हैं. तो हम ये नहीं कि पहले ए से स्टार्ट करेंगे. अगर हमें कोई वाई नाम का वर्ड चाहिए तो हम ए पे बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा. हम जल्दी जल्दी से स्कैन करके ऊपर ऐसे करते जाएंगे अपनी आइज़ को. जहाँ पे भी वाई आएगा हमें अपनी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, वहाँ पे हम 1 मिनट में देख लेंगे. We find a specific page number from a book or we find a date from the calendar. Scanning is a reading to find a specific thing. Find a specific thing information more quickly over the page. पेज के ऊपर बहुत तेज़ी से क्विकली से हम देखते हैं, स्लो नहीं देखते. पेज के ऊपर भी देखने का एक तरीका होता है. ये नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम पेज पे देखते हैं, अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखते हैं. उसके लिए हम बिल्कुल स्लो नहीं देखते कि एक ऐसे बिल्कुल स्लो नहीं देखते. हम बहुत तेज़ी से क्विकली से पेज के ऊपर देखते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं. लेस रीडिंग एंड मोर सर्चिंग.
स्कैनिंग में हम रीडिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन हम सर्च कर रहे होते हैं। ये एक सर्चिंग प्रोसेस है, इसमें रीड ज़्यादा नहीं किया जाता। रीडिंग स्कीमिंग में रीडिंग करते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव में भी हम रीडिंग करते हैं, लेकिन स्कैनिंग में हम ज़्यादा रीडिंग नहीं करते। इसमें हम ज़्यादातर सर्च कर रहे होते हैं और अपनी सर्चिंग पॉइंट्स को ही नोट करते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स रीड नहीं करते। ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ रीडिंग, हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं रीडिंग के लिए कि हम रीडिंग के लिए कौन सा टॉपिक देख रहे हैं। टू नो द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, हम पीपल्स के ओपिनियंस को गेट करते हैं। हम जब कोई भी चीज़ को स्कैन कर रहे होते हैं तो हमें इतना तजर्बा हो जाता है कि इसमें कोई भी पीपल अपना क्या ओपिनियन शो कर रहे हैं। हमें इतना मतलब हमारा माइंड लेवल इतना होता है कि हम जब भी स्कैन करते हैं, हालांकि हम एक एक वर्ड भी नहीं रीड कर रहे होते, लेकिन हम स्कैनिंग से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि पीपल्स का ओपिनियन क्या है, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं या उनका इसमें मतलब क्या है। टू डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग का मकसद क्या होता है? हमें स्कैनिंग के थ्रू पता चल जाता है। टू गेट द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वी नीड अ होल एंड नो रीडिंग, हम बस इम्पोर्टेंट पार्ट को गेट करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम कंप्लीट रीडिंग करें। हम बस अपना मकसद देखते हैं और बस। टू रिफ्रेश व्हाट वी रीड, बेनिफिट्स फॉर स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, बेनिफिट्स क्या हैं स्कैनिंग और स्कीमिंग के? कैन सर्च फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम अ टेक्स्ट, रीडिंग और बुक्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। इसमें स्कैनिंग में बस यही बताया गया है कि हम बस अपना कोई भी हम इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें देखनी होती है, इसके लिए हम रीडिंग करते हैं टेक्स्ट की, बुक्स की, क्विकली करते हैं और एफिशिएंटली करते हैं। हमारा सर्च करने का तरीका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होना चाहिए, हमें सर्चिंग आनी चाहिए। हर बंदा भी स्कैनिंग नहीं कर सकता, कुछ लोग बिल्कुल भी स्कैनिंग नहीं कर सकते, हालांकि वो पढ़ते भी होते हैं, रीड भी करते होते हैं, लेकिन स्कैनिंग करना भी एक आर्ट है। इस हर तरह स्कैनिंग करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें बुक्स रीड करनी चाहिए, रीड कर करके फिर हम इतना, हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है, हमारी वोकैबलरी अच्छी होती है, हमें रीड करना भी जल्दी से आता होता है, इसलिए हम स्कैन भी जल्दी से कर सकते हैं। कैन एक्सप्लोर द मैनी पेजेस ऑफ द बुक इन अ शॉर्ट टाइम, हम एक बुक के बहुत ज़्यादा पेजेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में पढ़ते हैं, और ये इस तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा रीड कर चुके होते हैं। हम इतना कुछ रीड करते हैं कि हमारा रीडिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, और हम इस तरह बहुत क्विकली एक बुक के बहुत ज़्यादा पेज बहुत शॉर्ट टाइम में रीड कर सकते हैं, और उसमें से हमें जो चीज़ भी स्कैन करनी होती है वो हम स्कैन कर लेते हैं। कैन सेव टाइम बाय फोकसिंग ऑन प्रीशियसली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इस तरह हम अपना टाइम भी सेव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब हम स्टार्ट में रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हम बिल्कुल स्लो पढ़ते हैं। एक्चुअली हमने ना बहुत, ये मेरा खुद का भी तजुर्बा है कि मैं बहुत जब लड़कियों को देखती हूँ ना, हमारी क्लास में भी बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा नॉवेल्स रीड करती हैं, तो मेरे घर में मेरी बहनें भी बहुत ज़्यादा नॉवेल्स रीड करती हैं। इस तरह हमारी वैसे भी आम रूटीन में भी हम देखते हैं लड़कियां बहुत बुक्स पढ़ती हैं, तो मुझे खुद को भी वो होता था कि पता नहीं इतनी मोटी मोटी बुक्स ये कैसे पढ़ लेती हैं। ये हमारी रीडिंग पे ही डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हम रीड करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी रीडिंग फास्ट होती है, क्विक होती है, और इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन भी करना सीख जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चन? Okay, well done, Nimra. यस मैम। Okay, class, if you have any question about this topic, then you can ask from presenters. And presenters, you can also ask any question from your audience, from your fellows. क्वेश्चन? Okay, next, और किसकी presentation है आज? जुलेखा, present in class में? यस मैम। क्या टॉपिक है आपके प्रेजेंटेशन का? मैम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलें स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैम। Assalamu alaikum. My name is Zulekha Idris and the topic of my presentation is PowerPoint presentation.
PowerPoint presentation is a presentation created on software from Microsoft that allow user to add audio, visual and audio visual features to a presentation. ये वो प्रेजेंटेशन होती है जो हम पावर पॉइंट में बनाते हैं. सिंपली हम MS वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन जितने फीचर्स पावर पॉइंट में होते हैं इतने MS वर्ड में नहीं होते. फॉर एग्जांपल हम MS वर्ड में जस्ट इमेजेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं, जबकि पावर पॉइंट में हम ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. और इट्स कंसीडर्ड टू बी द मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी एंड आल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर कोलैबोरेशन एंड कंटेंट शेयरिंग. इसके ज़रिए हम अपना जो कंटेंट होता है वो अच्छे से शेयर कर सकते हैं और अच्छे से हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इजीली. जो ऑडियंस है वो भी इसको इजीली समझ सकते हैं, अपनी जो हम इमेजेस ऐड करते हैं उनके ज़रिए भी, और जो हम उसमें वीडियो क्लिप्स वगैरह ऐड करते हैं उनके थ्रू भी. देन हाउ वी मेक इफेक्टिव PPT. इसमें हम तथा आपकी असाइनमेंट नहीं हो रही. मैम नहीं शो हो रही. नहीं, उसको दोबारा से ओपन करें. ओके मैम. मैम अब शो हो रही है. जी शो हो रही है. मैम अगेन स्टार्ट करूँ या वहीं से? नहीं, जहाँ पे थे आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए. ओके मैम. हाउ मेक इफेक्टिव PPT. इट मीन्स के यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. द फर्स्ट टिप इज़ प्रिपेयर टू विन. इट मीन्स के हमें प्रिपेयर होना चाहिए. वी शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली. मेंटली मीन्स हमें अच्छे से उसकी रिहर्सल करनी चाहिए, अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है. और फिजिकली मीन्स के हमें जो भी हम अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड करने चाहिए, कौन कौन से ग्राफिक्स इमेजेस ऐड करनी चाहिए, वो सारे इसी में आ जाते हैं. देन द सेकंड इज़ डिज़ाइन करेक्टली. इट मीन्स के इसमें हम जो भी इसमें भी यही आ जाता है कि जो हम AV एड्स या क्लिप्स वगैरह जो ऐड करते हैं उसको हम देखना चाहिए कि वो इसके रेलिवेंट हैं या नहीं है. इट्स अ ह्यूमन साइकी दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय व्यूइंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग. हमें वो वाली इमेजेस ऐड करनी चाहिए जिसके ज़रिए हमारा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑडियंस को समझ आ जाए, क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं दे वर जस्ट लिसनिंग नॉट रीडिंग. तो ये हमें याद रखना चाहिए कि वो जस्ट लिसन कर रहे हैं और देख रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं. तो देन द थर्ड इज प्रैक्टिस टू परफेक्शन. इट मीन्स कि जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए. परफेक्ट मीन्स आवर प्रेजेंटेशन शुड बी इजी, विदाउट मिस्टेक, वैलिड, रिलायबल एंड नॉट टू लेंथी एंड नॉट टू शॉर्ट. Here we apply 10, 20 and 30 rule. It means there are the 10 slides, 20 minutes to present and 30 smallest point in the presentations. ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जब हम प्रैक्टिस टू परफेक्ट कर रहे होते हैं. देन डिलीवर्ड विद पॉइज. इट मीन्स के हमें रिलैक्स होके, वेल कॉन्फिडेंट होके अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको देना चाहिए. और जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ना चाहिए, हमें मोर इनर्जेटिक होना चाहिए, वेल कॉन्फिडेंट होना चाहिए. Because the audience will attentive and curious about our topic and about our topic.
देन फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, इसमें भी वही आ जाता है जो प्रैक्टिस टू परफेक्शन में आता है। इसमें भी रूल वही अप्लाई करते हैं 10-20-30, और इसमें भी यही है कि हमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। नो योर स्टफ, इसमें क्या करना चाहिए? स्टफ मीन्स मटेरियल, हमें अपने मटेरियल और डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, ईजी है या नहीं है। और देन हाईलाइट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसमें क्या करते हैं हम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हम उन्हें बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड द इम्पोर्टेंट सेंटेंस वर्ड्स एट द एंड, बोल्ड द सेंटेंस वर्ड्स। और एट द एंड हम क्या करते हैं कि उन सेंटेंस को या वर्ड्स को पिक करते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन में रख लेते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन है उनको लेके वो हम क्लियर कर सकें। नो योर ऑडियंस, हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, या जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या फिर वो आर्ट्स के भी हो सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर करनी चाहिए, और उसमें जो टर्म्स आती है वो वाली यूज़ करनी चाहिए। रीराइट एंड रीराइट आफ्टर योर रीराइट आफ्टर योर रिहर्स, इट मीन्स के रीराइट मीन्स के जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं उनको रीराइट करना चाहिए। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मीन्स दोज वर्ड्स एंड टर्म्स दैट कैन क्रिएट डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, जो आमतौर पे यूज़ नहीं हो रही होती, बहुत रेयर टर्म्स होती हैं। अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उसमें जो साइंटिफिक नेम्स वगैरह होते हैं तो वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमें वहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए कि इसका जो इजी वाला मीनिंग है वो ये है। और रिहर्स मीन्स हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जहाँ पे हमें लगे कि ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा या हम इसको फ्लो के साथ नहीं बोल सकते तो हमें वो वाला पॉइंट भी क्लियर कर लेना चाहिए। शेयर विद अ फ्रेंड, इसमें क्या करते हैं हम, जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो फ्रेंड के साथ शेयर कर देते हैं, बिकॉज एनीबडी डज नॉट गिव फीडबैक इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ आवर फ्रेंड्स। हम उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करते हैं, और वो सीनियर भी हो सकते हैं हमसे, तो हम उनसे टिप्स लेते हैं कि कौन सी हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और कैसे अच्छे से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और दे सकते हैं। कीप स्लाइड सिंपल, इसमें जो हमारी स्लाइड्स हैं वो सिंपल होनी चाहिए, ना तो वो ज़्यादा डार्क होनी चाहिए, डार्क कलर्स और फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो इसमें आ जाता है, और ना ही ज़्यादा जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड करनी चाहिए एक स्लाइड में। एक इमेज को ही ऐड करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उन सब की जो स्पेस है वो एक जैसी होनी चाहिए और साइज़ वगैरह भी एक जैसा होना चाहिए। लिमिटेड वर्ड्स ऑन योर स्लाइड्स, इसमें हम जो स्लाइड्स होते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो लिख देते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं वो लिख देते हैं, बाकी जो कंटेंट है वो हम स्पीकिंग के थ्रू बताते हैं। जैसे अब मैंने जस्ट हेडिंग्स लिखी हुई है, बाकी जो डिटेल है वो मैं खुद से बता रही हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं वो लिसनिंग कर रहे होते हैं और रीडिंग नहीं कर रहे होते, तो ये उनका पर्पज़ नहीं होता कि वो रीडिंग करें, वो जस्ट लिसन करते हैं। इसलिए हमें जस्ट हाईलाइट्स जो होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो लिखने चाहिए। यूज़ हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ एंड ग्राफिक्स और फ्रेश टेम्पलेट्स करें, इसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाती है जो हम स्लाइड्स में कीप स्लाइड सिंपल में हमने कहा है कि उसमें जो फॉन्ट्स हैं आ जाते हैं, फ़ोटोज़ आ जाती हैं, ग्राफिक्स, और जो फ्रेश टेम्पलेट्स होते हैं वो वाले यूज़ करने चाहिए। सारी चीज़ें देख के हमें करना चाहिए कि ये ऑडियंस के लिए विजिबल है भी या नहीं है, वो इजी से परसेप्ट कर सकते हैं या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। देन हेल्पफुल टिप्स टू सेट अप प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन हम देने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रीथ, इसके ज़रिए हमें क्या होता है कि जब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम 10 to 15 सेकेंड्स के लिए एक डीप ब्रीथ लें और खुद को रिलैक्स करें। इससे अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। लाइटन अप मोड, इसमें यह है कि हमारा जो मूड है वो अच्छे वाला होना चाहिए। इट मीन्स के ना बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना चाहिए, एक फॉर्मल होना चाहिए जो हमारा मूड है। जहाँ लगे कि ऑडियंस बोर हो रहे हैं वहाँ पे हमें उनको उनका इंटरेस्ट जो है इन्हांस करने के लिए कोई ना कोई जोक वगैरह सुना देना चाहिए जो कि रेलिवेंट हो हमारे टॉपिक के। रिमाइंड योर सेल्फ टू टेक इट स्लो, इसमें यह है कि हमें अपने आप को ये याद करवाते रहना चाहिए, या फिर ये हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमने स्लोली देनी है प्रेजेंटेशन, ना बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना है और ना बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मतलब आहिस्ता बोलना है।
जब तक वो बात क्लियर ना हो जाए, हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट जो हेडिंग है उस पे नहीं जाना चाहिए. इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट देन यू कैन परफॉर्म कॉन्फिडेंटली. इट मीन्स कि अगर हम खुद को ये समझ रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. अगर हम खुद को शुरू से यही कर लेते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी अच्छे से नहीं दे पाऊँगी, तो फिर जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही होता है. हालांकि हमें पता होता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बट हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम कॉन्फिडेंटली ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो फिर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है. अगर हम चाहे कंफ्यूज हो भी रहे हो तो फिर अच्छे से दे सकते हैं. टिप्स टू अवॉइड मिस्टेक्स, इसमें डोंट्स हैं जो हम लोगों प्रेजेंटेशन में नहीं करने चाहिए पीपीटी में. वो ये कि फ्लैशी स्लाइड जो है या फिर जो ट्रांजिशन है वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि जो हमारा हम लोगों ने ऊपर कंटेंट राइट किया होता है वो हमें अच्छे से नहीं समझ आ रहा होता कि हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है. जब वो फ्लैशी स्लाइड्स होंगी तो आंखों में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमें समझ नहीं आती कि लिखा क्या हुआ है. हम जस्ट कलर नज़र आ रहे होते हैं स्लाइड के. डू नॉट बी अफ्रेड, इसमें भी यही है कि हमें वेल कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी हमें यही शो करवाना चाहिए कि हम कंफ्यूज नहीं हो रहे बल्कि हम कॉन्फिडेंट हैं. बीवेयर ऑफ क्लिप आर्ट, इसमें जो क्लिप आर्ट ज़्यादा होते हैं वो हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए, जो बड़े वाले होते हैं या फिर जो लोकल होते हैं. इसमें भी वही आ जाता है कि जो जिन पे रिसर्च की गई होती है या फिर जो वैलिड होते हैं. जैसे विकिपीडिया का कुछ डाटा होता है जो इतना वैलिड नहीं होता है, तो इसी तरह वीडियो क्लिप्स भी होते हैं जो कुछ वैलिड नहीं होते. वो होते तो रेलिवेंट हैं लेकिन वैलिड नहीं होते हैं, वो वाले हमें यहाँ ऐड नहीं करने चाहिए. रीड डायरेक्टली ड्यूरिंग योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें भी यही आ जाता है. जब हम कोई चीज़ हम अपनी स्लाइड से देख के बताने लगते हैं तो हमें जो डायरेक्टली रीडिंग करनी चाहिए, ना कि ये कि ऑडियंस की तरफ देख रहे हो और कुछ और रीड कर लें जबकि स्लाइड में कुछ और लिखा हुआ हो. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.